सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। साल 2024 की गर्मियां बिजली सार्फिन पर बहुत भारी गुजरी हैं। सार्फिन ने 65 रुपए फी यूनिट तक भी कीमत अदा की थी और मुल्क में सबसे महंगी बिजली कराची के सार्फिन की जानिब से खरीदी गई थी। एक साल गुजर गया। साल 2025 की गर्मियों का सीजन अब आ चुका है। हुकूमत आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का प्लान बना रही है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुताबिक हुकूमत आवाम को बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह रिलीफ देने जा रही है। हुकूमत एक पैकेज तैयार कर रही है जिसका ऐलान शायद चंद दिनों या हफ्तों में किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग के तहत दिया गया एक बड़ा रिलीफ वापस ले लिया है। हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग बिजली की बाई बैक रेट 27 रुपए फी यूनिट से कम करके 10 रुपए फी यूनिट कर दी गई है, जबकि गुज़िश्ता माह ही वफाकी टैक्स मुतसिब की जानिब से सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला जारी किया गया था। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड पर माली बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ईसीसी के नंबर्स के मुताबिक सोलर मीटरिंग के कंज्यूमर्स की तादाद अक्टूबर 2024 में 2,26,440 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 2,83,000 हो गई थी, जो सिर्फ 2 माह में तकरीबन 25% का इजाफा है। गवर्नमेंट के इन नंबर्स के मुताबिक सोलर एनर्जी की ओवरऑल कैपेसिटी 2021 में 321 मेगावाट थी, जो बढ़कर दिसंबर 2024 तक 4,124 मेगावाट तक पहुंच गई है और दिसंबर 2024 तक सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स ने ग्रिड कंज्यूमर्स पर 159 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल किया है। अगर बरवक्त रिफॉर्म्स नहीं की गई तो यह बोझ 2034 तक बढ़कर 4,240 अरब रुपए तक भी पहुंच सकता है। वजारत तवानाई के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 2,83,000 हो चुकी है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का इस हवाले से कहना था कि हुकूमत सोलर एनर्जी की हौसला शिकनी नहीं कर रही। नई पॉलिसी के बाद नेट मीटरिंग में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा। सोलर लगाने वाले 3.5 से 4 साल में अपना पैसा वसूल कर लेंगे। एनर्जी सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक हुकूमत पहले सोलर एनर्जी को प्रमोट करती रही, नई स्कीम्स देती रही और अब हुकूमत आम आदमी से रिलीफ छीन कर IPPs को फायदा पहुंचा रही है। माहिरीन को यह खदशा भी है कि हुकूमत सार्फिन से 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद कर जरूरत पड़ने पर वही बिजली सार्फिन को 65 रुपए में फरोख्त करेगी। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सोलर सार्फिन से 1.2 अरब यूनिट खरीदे थे और इसी दौरान 200 अरब यूनिट लाइन लॉसेस की मद में ज़ाय भी किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत को असल में नेशनल ग्रिड पर बिजली का बोझ कम करना है तो अपने लाइन लॉसेस को कवर करना होगा। एक सवाल यह भी है कि सोलर एनर्जी सेक्टर ने इस वक्त मुल्क में बड़े सेक्टर की हैसियत हासिल कर ली है। हुकूमत की नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी से इस सेक्टर की सेल्स और जो उनकी इनकम है, जो उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। क्या हुकूमत की ये पॉलिसी क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल होने की कोशिश में काम करेगी? क्या इस सेक्टर को नए चैलेंजेस का सामना इस सूरत-ए-हाल में करना पड़ सकता है? और आगे अब पाकिस्तान में एनर्जी का जो मुस्तकबिल है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी का, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? हसनात अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। उनसे हम इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो हसनात साहब, जाहिर है अब बहुत तेज़ी से आप लोगों की इस वक्त एक सन्नती समझ लें इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आप लोग के कारोबार बहुत बढ़ रहे हैं, लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे थे। अभी जो पॉलिसी आई है इस वक्त नेट मीटरिंग की, इसके बाद क्या रुकावट पड़ती है? आप देख रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? लोगों का जो रुझान सोलर की जानिब बहुत बढ़ गया था, उसमें कोई कमी आ सकती है? सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको हमें PSA को ऑनलाइन लेने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जस्ट एक प्रपोजल है और रिकमेंडेशन है फ्रॉम ECC। अभी इस रिकमेंडेशन ने जाना है टू नेपरा और नेपरा इज़ बाउंड टू डू अ हेयरिंग और हेयरिंग के बाद जो है वो काफ़ी स्टेप्स होंगे जिसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। और लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो थोड़ा सा पब्लिकली इन्होंने अनाउंस किया तो उसमें ये किया है कि जी मंजूर कर दी गई है। अभी मंजूर नहीं हुई, इट्स जस्ट रिकमेंडेशन। तो इसलिए इसको मंजूरी ना समझी जाए। एक तो सबसे पहले ये नाजरीन को बताने की जरूरत है। उसके बाद ये है कि क्योंकि इतना एब्रप्ट चेंज लेकर आए हैं विच इज टू 10 रुपीज का जो इन्होंने लेकर आए हैं, वो उसकी वजह से जो मार्केट है उसमें पैनिक बहुत आ गया। मार्केट पैनिक कर गई हुई है और ये भी समझने की जरूरत है कि ये 27 से 10 रुपीज पे नहीं ले रहे, इट इज अराउंड 50 से 10 पे लेकर आए। अच्छा, तो 50 का मतलब कि जो वैस लगारी साहब बता रहे हैं इट्स 27 to 10, इट्स नॉट 27 to 10। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके
ऑफ पीक यूनिट्स होते हैं, वो ऑफ पीक टू यूनिट्स जो हैं वो बार्टर हो जाते हैं, वो लेवलाइज्ड हो जाते हैं, यूनिट टू यूनिट हो जाते हैं। तो वो 50 पे हो रहे थे या 50 to 55 रुपीज पे हो रहे थे। जो पीक आवर्स के थे, जो पीक आवर्स के यूनिट्स होते हैं वो 27 के थे, जो कि 10 पे आ रहे हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है कि जो चेंज कर रहे हैं दैट इज 50 to 10, नॉट 27 to 10। सही। तो इसलिए एक तो कट ऑफ डेट दी जाए। पूरी दुनिया में पॉलिसीज आती हैं, चेंज भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन देयर इज अ कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट जरूर दी जाए। हम रिकमेंड करते हैं कि इट मस्ट बी 31 दिसंबर, कि 31 दिसंबर के बाद जो है आप पॉलिसी को लेके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आज बता सकते हैं इट विल बी कमिंग दैट वे। पूरी दुनिया में ऐसे ही है। अभी आप मिसाल लें जर्मनी की, नीदरलैंड ने अभी 27 के लिए उन्होंने अपना एक आउट ऑफ टाइम दिया कि 2027 में वो एक पॉलिसी को लेके आ रहे हैं रिलेटेड टू नेट मीटरिंग, ताकि लोग भी, ताकि मार्केट भी, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है। वी अंडरस्टैंड द इश्यूज विद द गवर्नमेंट। बहुत से इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज बिल्कुल नेट मीटरिंग की वजह से भी हैं, और नेट मीटरिंग के जो कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बिल्कुल ठीक की हैं, जैसे 1.5 टाइम्स ऑफ द सैंक्शन लोड आप सोलर को लगा सकते थे, लेकिन जो कि गलत था। हाँ 4 साल से उस पर कोई बात नहीं की गई, उस पर कोई चेंज नहीं किया गया। अब उस पर चेंज किया गया, लेकिन अब एब्रप्ट चेंज कर दिया गया है, जिसको हर चीज पे चेंज कर दिया गया है। दूसरा हमारा जो मुतालबा है दैट इज के स्टेप वाइज जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। जो स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन है दैट कैन बी इन फेसेस ऑल्सो। तो फेसेस में हो, स्टेप वाइज हो। हाँ एवरी ईयर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्कोस भी अपना एक लेके आती है टैरिफ मेंटेन करने के लिए, हर साल लेके आती है, तो उस तरह से ये टैरिफ भी हो सकते हैं। इसके बाद एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 2 साल पहले इट वाज नेपरा के जो चेयरमैन थे, उन्होंने CBTCM लेकर आए थे, CTBCM। अब CTBCM जो है वो अभी तक लाइव नहीं हो पाया, उसके भी बहुत से रीजंस हैं। हम ये कहते हैं कि उसको लाइव किया जाए, उससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि उसमें IPPs जो हैं उनको अपना जितने भी मिलते हैं कंज्यूमर्स हैं वो अपने खुद ढूंढ सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है IPP से बड़ी अच्छी तरह से छुटकारा पा सकती है अगर वो ये CTBCM को लाइव कर दे। तो हमारा एक मुतालबा है। इसकी पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही है। मतलब कोई भी कहीं पे जनरेट कर सकता है, आप किसी से भी ले सकते हैं। आपके सिम कार्ड्स हैं, जिस तरह सिम कार्ड्स हैं आप किसी से भी मोबाइल अपना यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह आप बिजली भी किसी से भी ले सकते हैं। दैट इज एवरीवेयर इन अदर कंट्रीज। तो वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद देखने की बात यह है कि बिल्कुल गवर्नमेंट कह रही है कि एक आम तबके के ऊपर जो है बड़ा बोझ पड़ रहा है, बड़ा मसला आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर आप नेट मीटरिंग को बंद करते हैं तो जितनी भी सब इंडस्ट्रीज थी, जो कि राइस मिल्स थी, जो कि वीट इंडस्ट्री थी, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये सब इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी हुई हैं सोलर पे, और उस चीज़ का एडवांटेज भी वो दे रही है अवाम को। यही रीज़न है कि जो अभी आपने गवर्नमेंट को देखा है पिछले 1 साल से बहुत दफ़ा कह चुके हैं जी कि बहुत कम हो रही है, क्या कहते हैं उसे, महंगाई कम हो रही है। तो महंगाई कम होने की एक रीज़न ये भी थी, और अब महंगाई बढ़ेगी। अगर ये मार्केट में ले आते हैं इस प्रपोजल को तो महंगाई बढ़ेगी, और रोटी की कीमत भी बढ़ेगी, राइस अच्छा की हसनान साहब, चूंकि आप इसको चूंकि प्रपोजल कह रहे हैं, तो बस ये थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो ECC का गुज़िश्ता इजलास हुआ था उसमें इसकी मंजूरी दे दी गई है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ, तो हुकूमत की तरफ से तो ये मंजूर हो चुकी है। अब इस नेपरा में जो हेयरिंग होनी है वो आप लोगों की तरफ से उसको चैलेंज किया गया वहाँ पर? नहीं सर, देखिए कोई भी मंजूरी नेपरा के बगैर नहीं दे सकती गवर्नमेंट। अगर आप इनका जो पूरा एक प्रपोजल देखेंगे वो नेपरा को ही लिखा गया है कि उनसे रिमार्क्स मांगे गए हैं। नेपरा को बहुत जरूरी है कि उसने एक पब्लिक हियरिंग करनी है, क्योंकि SOP है। SOP को चेंज करने के लिए लार्ज कंज्यूमर्स के लिए कोई भी SOP अगर बनाती है, नेपरा इज द अथॉरिटी। ये चेंज नेपरा की अथॉरिटी से होगा। रिकमेंडेशन गवर्नमेंट जरूर करती है, वो चाहती है करने के लिए, वो 2 साल पहले भी करना चाहती थी, 2 साल पहले भी वो नहीं कर पाई, और उसका रीजन इन्होंने ये निकाला इस दफा कि जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको इन्होंने इस्तिस्ना दे दिया कि वो ठीक है, वट एवर दे आर डूइंग दे आर फाइन। जो नए लोग हैं उनके लिए मुश्किल खड़ा किया है, और जो नए लोग हैं ये चीज़ भी समझना चाहिए कि जो भी अमीर लोग थे पाकिस्तान के वो सोलर लगा चुके हैं। आज जो तबका लगा रहा है सोलर, वो एक पसमंदा एक पूरा इलाकाई लोग लगा रहे हैं, एक गरीब आवाम लगा रही है। तो अब उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि वो नेट मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराने लोग थे जिन्होंने अच्छे टाइम्स पे लगाया, जिन्होंने महंगा सोलर लगाया, वो अपना टाइमलाइन पूरा करेंगे। अब टाइमलाइन
उसके अंदर भी काफी इश्यूज हैं। जो लेस्को है वो 3 साल का टाइमलाइन देती है, जो के इलेक्ट्रिक है वो 3 साल का टाइमलाइन लेती है, जो उसने लाइसेंस दिए हुए हैं। आइस्कोन ने 7 साल का टाइमलाइन दिया हुआ, लाइसेंस दिया हुआ है। तो इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी नेप्रा में जब जाएंगी, नेप्रा उसको देखेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना मंजूर हुआ हुआ है ये नेप्रा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि असना साहब ये बताइएगा, जो नेट मीटरिंग से जो फायदा उठा रहे थे वो बड़े कंज्यूमर्स थे जिन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो कमर्शियल कंज्यूमर ज़्यादा थे, रेजिडेंशियल ज़्यादा थे, या जिस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबके की आप बात कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है उस फायदे वाले, उसमें वो इतनी बिजली तो नहीं प्रोड्यूस कर पाते होंगे, कोई 2 4 5 प्लेट्स लगाकर तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिजली प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब वो नंबर ऑफ जो कंज्यूमर्स हैं जो कि हमारे एक लो लेवल के लोग हैं जो कि अब लगा रहे हैं, लेकिन जो पहले जिन्होंने लगाया हुआ है वो हाई क्लास लोग के सारे हैं, वो लगा चुके हुए हैं, दे हैव लाइसेंसेस। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेप्रा ने, सॉरी, जो गवर्नमेंट ने किया भी क्या है कि उनको छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि उन्होंने केसेस कर दिए थे जिसकी वजह से लीगली एक इशू आया और इनको खामोश होना पड़ा। तो इस दफा इन्होंने एक बड़ा अच्छा उसका एक हल निकाला है कि जो पुराने लोग थे उनको भी छोड़ दिया और नए लोगों के लिए इन्होंने मसला खड़ा कर दिया। और जो नए लोग हैं वो वाकई ही में गरीब लोग हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को, अभी वो लोग नहीं है जो कि पहले लगा चुके हैं। जो अच्छा, हमेशा और असना साहब ये नए और पुराने का तायुन कैसे होगा? कोई डेट रखी गई है? इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नया कंज्यूमर कौन सा है, पुराना कंज्यूमर कौन सा है, किस पे लागू हो रहा है, किस पे लागू नहीं हो रहा? तो बिल्कुल देखें, यही है कि अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इस पॉलिसी की, उसके बाद से जो दिन होगा उसके बाद नया क्लाइंट होगा। आज सब पुराने क्लाइंट्स हैं। आज के टाइम पे अगर ये 3 माह 2 माह जब तक पॉलिसी जो है वो इंटैक्ट नहीं होती थ्रू नेप्रा, तब तक जो है सर पुराने ही क्लाइंट्स होंगे, उसके बाद नए क्लाइंट्स होंगे। तो अभी नेप्रा में जाएगी बात, और नेप्रा जरूर सुनेगी लोगों की, क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए बैठी हुई है। अच्छा, और इसका मतलब जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आ जाती, डेट अनाउंस नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक तो फिर इसकी सेल्स में, डिमांड में काफ़ी इजाफा हो गया होगा, क्योंकि लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो इस पुराने कंज्यूमर लिस्ट में शामिल हो सकें। सर बोथ वे है, अभी लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक तो थोड़ा सा भी ये सीजन भी ऑफ चल रहा है, जैसे ईद के बाद थोड़ा सा सीजन ऑन होगा। अभी जो ये चाह रहे हैं वो ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं बैटरी सिस्टम। मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर बैटरी आ जाती है पाकिस्तान में तो उस बहुत मुश्किल हालात होंगे डिस्कोस के लिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑफ ग्रिड। उसके बाद आप उनको वापस नहीं लेके आ सकते। आज तो आप हमें वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो जिन लोगों ने नेट मीटिंग करवा ली हुई है वो वापस आ जाएं, लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड चले गए लोग तो वो वापस बिल्कुल नहीं आएंगे। और उसके बाद डिस्कोस को खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। सही। हसन साहब, एक एवरेज यूज़र जो आप किसी भी एक नॉर्मल शख्स की बात कर रहे हैं जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसको इससे कोई नुकसान तो बड़े पैमाने पर नहीं होने जा रहा ना? हाँ, ये है कि वो जो बचत पहले कर पाता था शायद वो उतनी बचत नहीं कर पाएगा, जो रिफंड उसको मिलता था नेट मीटिंग की मद में वो उसको उतना नहीं मिल सकेगा, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होने जा रहा है इस सूरत हाल में। तो देखें, एक मिडिल क्लास के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ और तो कर नहीं रहे पाकिस्तान में। मिडिल क्लास ने क्या सोचा कि उसका जो आप देखें घर के रेंट से ज्यादा आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं। अब मिडिल क्लास ने पैसे इधर से इकट्ठे करके, कुछ लोग CST से लोन ले रहे हैं, कुछ बैंक से लोन ले रहे हैं, लोन लेके लोग सोलर लगा रहे हैं। अब वो सोलर इसलिए लगा रहे थे ताकि उनके जो बोथ हैंड से मीट हो सके, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं एक मिडिल क्लास के। और मेन जो आपको ड्राइव भी कर रही होती है पूरे कंट्री को, दैट इज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो उसके लिए काफी मुश्किल हालात हो जाएंगे इस पॉलिसी की वजह से। हम ये चाहते हैं देयर मस्ट बी चेंज, बट अगर गवर्नमेंट को इश्यूज आ रहे हैं हमारे साथ बैठे। बिल्कुल, हमने PSA के प्लेटफॉर्म से हमने 3-4 दफा गवर्नमेंट को कहा है कि टेक अस इन द लूप, हम बताते हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे पास सब ऑप्शन हैं, हम मार्केट के बंदे हैं, हम रोज काम कर रहे हैं, हम अच्छे बुरे हर तरह की चीजें देख रहे हैं, और हम बोथ एंड्स पे देख रहे हैं। हम डिस्को को भी देख रहे हैं, हम क्लाइंट को भी देख रहे हैं, हम मार्केट को भी देख रहे हैं। तो जब भी कोई पॉलिसी आती है तो हमारी रिकमेंडेशन है कि उसमें कट ऑफ डेट जो है फर्स्ट डे बतानी चाहिए। लगारी साहब जो रोज बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बट ही मस्ट टेल अ कट ऑफ डेट, ताकि पूरी मार्केट सेटल डाउन हो सकती है। ये बहुत बड़ी मार्केट थी इंडस्ट्री इस टाइम। आपने जो भी किया, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री के साथ किया, आपने रियल एस्टेट के साथ किया, वो सारी मार्केट यहाँ पे आ गई। अगर आप आज इस मार्केट को खराब करेंगे तो आप नुकसान तो आवाम का ही होगा। तो हसन साहब, आप लोग एक कट ऑफ डेट चाहते हैं और हुकूमत इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सिर्फ एक यही यहाँ बस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आप लोगों का, बाकी कोई और मजीद एतराज है आप लोगों का इस पूरी पॉलिसी पर? जो रेट है ना, तो देखिए रेट जो है ये 50 से रेट लेकर आए हैं 10 के ऊपर। हम चाहते हैं स्टेप वाइज करें, पहले स्टेप में 35 करें, फिर स्टेप में 25 करें,
20 करें, फिर 10 पे लेके जाएं, जरूर लेके जाएं, लेकिन एक स्टेप वाइज होना चाहिए ना, ताकि लोग भी सेटल हो सकें, उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। ये तो अभी तो आज के डेट में आप कस्टमर को देखें, वो कहेगा नेट मीटिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब लगारी साहब कहते हैं कि लोग नेट मीटिंग करवाएंगे, 20 से एक नेट मीटिंग लोग अब नहीं करवाएंगे। अगर 10 रुपए किसी को फायदा है वो नहीं करवाएगा, वो वही पैसे जो है वो बैटरी पर लगाएगा और ऑफ ग्रिड हो जाएगा। और ऑफ ग्रिड होने का मतलब है कि आप उसको वापस अपने इलेक्ट्रिसिटी के धारे में नहीं लेके आ सकते। तो बेहतर ये था कि आप डिमांड को बढ़ाएं, आप डिमांड इस तरह से बढ़ाएं कि आप लोगों को बताएं कि आप गैस इस्तेमाल ना करें, गैस की जगह आप हर जगह पे इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करें। आपको डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए, आपको ईवीज लेके आनी चाहिए, उसको आपको इंसेंटिव देने चाहिए ताकि लोग डिमांड इंक्रीज करें। अभी मसला भी सिर्फ ये है कि वी डोंट हैव डिमांड। और डिमांड क्यों नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी है, नेट मीटिंग नहीं है कि खुद बताया है कि जस्ट 1.5 रुपए का डिफरेंस है। अब 50-60 रुपए के अंदर 1.5 रुपए की वजह से ये जितना भी नेट मीटर्ड क्लाइंट है उसको बंद करना चाह रहे हैं, जस्ट 1.5 रुपए की वजह से। लेकिन जो बाकी सब कुछ मसले हैं, जो बाकी लॉसेस हैं, आईपीपीएस के इश्यूज हैं, उनसे बात नहीं की जा रही। अब पिछले 2-3 माह से आईपीपीएस के साथ बात की है, देख लें, देयर इज नो आउटकम। और आउटकम उसका आईपीपीएस का यही निकला कि उन्होंने ये वे बताया कि आप ये बंद कर दें ताकि आईपीपीएस को बंद ना किया जाए, क्योंकि अगर जो ये रूफ टॉप सोलर्स हैं इनको बंद किया जाए तो हमें तो ये लगता है कि ये वे भी वहीं से आए। जबकि उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि अगर वो सीटीबीसीएम को फॉलो करें, वो आईपीपीएस के लिए लास्ट रिजॉर्ट के लिए की तरह नजर आएगा। तो हसन साहब, अगले 3 से 5 सालों में हुकूमत अपनी ट्रांसपोर्ट में भी एक मेजर शिफ्ट लाना चाहती है। ईवीज़ की पॉलिसी पर काम हो रहा है, अपने 30% ट्रांसपोर्ट को 2030 तक ईवीज़ पर शिफ्ट करने का प्लान है। तो अगर ये साथ साथ चलता रहता है मामला, तो सोलर इंडस्ट्री भी मज़ीद इसमें ग्रो करने का चांस मौजूद होगा और ये कंजम्पशन भी बेहतर अंदाज से हो सकेगी। ये जो पिछले 2 महीने में हमने 25% का इजाफा देखा था सोलर कंज्यूमर्स में, ये अब इस पॉलिसी के बाद क्या कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में क्रिएट हुआ है कि अब वो स्पीड कम हुई है, थोड़ी सी सेल्स वगैरह पर आप लोगों की फ़र्क पड़ा है? तो बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, सेल पर फर्क पड़ेगा। अभी लोगों को शिफ्ट होते हुए टाइम लगता है, लेकिन तभी तो कट ऑफ टाइम दिया जाता है। अगर नीदरलैंड्स ने आज एक कट ऑफ टाइम दिया है 2027 का, तो कुछ सोच के दिया होगा ना। मतलब वो भी 2027 में सोच सकते थे ये चीज़ कि आज 2027 और आज ही हम सोचते हैं कि हमने कट ऑफ करना है। इनको भी कट ऑफ डेट देनी चाहिए। देखिए, कोई भी मार्केट होती है ना, वो मार्केट रोज के बिहाफ पे चल रही होती है। बहुत से इंपोर्ट जो है लोग कर बैठे हुए हैं, लोगों की इंपोर्ट्स आ रही हैं। सोलर ऐसे नहीं है कि सुबह सोचा और कल चाइना से यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं है। ये 40-40 दिन, 3-3 महीने के इंपोर्ट साइकिल्स होते हैं। और वो साइकिल्स भी सारे थ्रू बैंक्स हो रहे होते हैं। अब वो साइकिल्स के लिए इनको जो कट ऑफ टाइम मांगा जा रहा है, मतलब जो मार्केट के लिए हम बात कर रहे हैं, दैट इज कट ऑफ टाइम। उसमें जो भी पैनिक आया ना, वो सेटलमेंट हो जाएगी, लोग भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखें, आप कुछ भी बताएंगे, लोगों ने तो कुछ ना कुछ करना है, दे विल फाइंड सम वे आउट, लेकिन उसको टाइम चाहिए। दे विल टेक 3 माह लग सकते हैं, 6 माह लग सकते हैं, तो इसलिए कट ऑफ टाइम जरूरी चाहिए। सही। अच्छा, 10 रुपए के रेट के साथ ओवैस लगारी साहब ये कह रहे हैं कि 3.5-4 साल में अभी भी जो कंज्यूमर है वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेगा। तो आप चूंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिकली इस फील्ड में मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, आपको ये आइडिया है कि 3.5-4 साल में रिकवरी हो जाएगी इस रेट के साथ भी एक कंज्यूमर की? नहीं सर, अब 5 साल पे होगी। हमने कल सारी कैलकुलेशंस की हैं। अब जो है 5 साल पे होगी। अगर बैटरी पे लोग चले जाते हैं, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, तो 3.5 से 4 साल में होगी। और देखें, पॉइंट ये कि जो लगारी साहब भी बात कर रहे हैं कि बिजनेस है, सोलर लगाना घर के ऊपर बिजनेस नहीं है। सोलर लगाना इसी तरह से जैसे आपकी जरूरत है। जरूरत और बिजनेस में डिफरेंस है। इसमें आरओआई, हम बिजनेस माइंड कहते हैं कि आरओआई होता है, लेकिन आरओआई का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो सोलर लगा रहा है वो आरओआई देख रहा है। वो तो अपने आपको कंफर्टेबिलिटी देख रहा है ना। तो लगारी साहब का कहना बिल्कुल गलत है कि जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके पूरे हो गए। तो पूरे होने का मतलब है कि आप उनको नुकसान दे दें। जस्ट वो पैसे लगाने के लिए, पूरे करने के लिए उन्होंने सोलर लगाया था, या उन्होंने अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए। देखें, हम खाली रेजिडेंशियल क्लाइंट की बात नहीं कर रहे, हम आपको फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम सारी राइस, सारी वीट फैक्ट्रीज, जितनी भी कोल्ड स्टोरेज हैं, खासतौर पर कोल्ड स्टोरेज, स्कूल्स, अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी स्कूल्स हैं वो इस टाइम 0 बिल्स पे आ गए थे, क्योंकि उनका डे टाइम का लोड था, रात का लोड नहीं था। तो अब जितने भी स्कूल्स हैं वो भी इस चीज पे हिट होंगे। तो लगारी साहब को समझने की जरूरत है। लेकिन हसन साहब, हमारे यहाँ हर सहूलत का मिसयूज भी होता है ना। बहुत सारे फिर बड़े इन्वेस्टर्स ने शायद इन्वेस्टमेंट भी कर दी हो और वो इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो कि फिर ग्रिड से उनका लोड कम हो गया हो, तो वहाँ पर फिर हुकूमत को भी ज़ाहिर एक लॉस की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। देखें, ये चीज तो गवर्नमेंट को खुद अपने स्केड्यूल्स करने चाहिए ना, खुद इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने चाहिए।
अभी भी हम ये कह रहे हैं, आज ही अगर 10 रुपए पे आ जाते हैं लोग, बैटरीज पे आ जाएंगे। हम फिर भी गवर्नमेंट को ये समझाना चाहेंगे कि लोगों की बैटरी लगाने से बेहतर है कि आप अपने ग्रिड्स पे खुद बैटरी लगाएं, डिस्को खुद बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है अपने ग्रिड स्टेशन पे लगाएं, ताकि जो लोगों की जनरेशन है जो कि इनको लगता है ज़ाया हो रही है, उसको ग्रिड स्टेशन पे ही कंटेन करें, वहाँ पे स्टोर करें और रात को वही जनरेशन वापस दी जाए। तो ये चीज़ अगर आज ये नहीं करेगी डिस्को आज की डेट में, तो लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ये बहुत चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट को नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसनात अहमद खान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF डेलीगेशन और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक रिव्यू मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान को $2 अरब मिलने की यकीन दहानी मिल गई है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1 अरब और $1 अरब की किस्त IMF के जारी प्रोग्राम की मद में मिलेगी। IMF ने मुल्क की इकॉनमी और IMF प्रोग्राम पर पाकिस्तान की अमल दरामद की पॉलिसीज़ पर किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान पर रेवेन्यू बढ़ाने और एक्सपेंसेस कम करने पर जोर दिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से मुज़ाकरात में IMF को राइट साइजिंग के इक़दामात के तहत खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग दी गई है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़ भी दी गई है। अगले माली साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक जाने का इम्कान है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में अगले माली साल 2745 अरब जमा होने का तखमीना लगाया गया है। ज़राए वज़ारत खजाना ने अगले माली साल के लिए इकनॉमिक ग्रोथ 4% से जायद रहने का इम्कान जाहिर किया है। हुकूमत के हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग में यह बताया गया है कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स के लिए $20 अरब से ज्यादा दरकार होंगे, जिसके लिए अगले साल भी दोस्त ममालिक से डिपॉजिट्स रोल ओवर कराए जाएंगे। हुकूमत ने IMF से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर टैक्स एग्जेम्पशन का मुतालबा किया था, जिसे IMF की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। SIFC हुकाम ने IMF के वफ्द को सरमायाकारी, गवर्नेंस और स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी और चांगी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। ब्रीफिंग में बताया गया कि इन्वेस्टर कंट्रीज इस मंसूबे में सरमायाकारी पर स्टेट गारंटी मांग रही हैं। IMF की जानिब से कहा गया कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। IMF ने हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का प्लान भी मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी करने की तजवीज़ पेश की थी। IMF हर शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट की गैस की कीमत में 23% इजाफा करना चाहता है और कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस पर लेवी भी आयद कर दी गई है। IMF ने टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए बड़े वडेरों से ज़राई इनकम टैक्स और बड़े सनतकारों से सुपर टैक्स लेने का मुतालबा किया है। IMF पाकिस्तान का टैक्स टारगेट 600 अरब कम करने पर राजी हो गया है, जिससे टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खदशात खत्म। लेकिन ये जो रिव्यू रहा ये बड़ा ही चैलेंजिंग रहा और अब इन चैलेंजेस से निपटकर पाकिस्तान आगे कैसे अपने मामलात को बेहतर कर सकता है, अगले फिस्कल ईयर पर कैसे जो बोझ है पहले से टैक्स पेयर्स पर उसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं, पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो रिव्यू रहा IMF का, 2 हफ्ते टीम यहाँ पर रही, कई ब्रीफिंग्स उनको दी गई, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। ये कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए और क्या पाकिस्तान ने इसमें गेन किया और क्या लॉस हुआ पाकिस्तान का? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो हम 25th IMF प्रोग्राम में हैं, मेरे ख्याल से ये पिछले जो हमने IMF के साथ प्रोग्राम किए उनसे ये मुख्तलिफ है। ये है कि जो पिछले प्रोग्राम थे वो ज़्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तक महदूद थे, कि जिसमें कहा जाता था जी आप अपने रेवेन्यूज़ उठाएं और एक्सपेंडिचर्स को कम करें। आप देखें, हमें 2 बड़े चैलेंजेस हैं कि हम 77 सालों में अगर 25 दफ़ा IMF के पास गए तो सबसे बड़ा हमारा इशू गवर्नेंस का था। तो इस प्रोग्राम में गवर्नेंस को भी देखा जा रहा है। अगर आप देखें तो IMF सूबों के साथ भी मिल रहा है, चीफ जस्टिस के साथ भी मिल रहे हैं और वो गवर्नमेंट की राइट साइजिंग और ऑस्टेरिटी मेजर पे बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो हम दुनिया के जो 10 वो ममालिक हैं कि जहाँ पे क्लाइमेट हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और आप इस वक्त देखें तो 2022 के फ्लड में हमने तकरीबन $33 बिलियन का लॉस किया है और स्मॉग को देखें तो हमें क्लाइमेट थ्रेट्स बहुत है। तो ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भी बात कर रहे हैं। तो देखें, IMF वो कह रहे हैं जी आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें, अपने रेवेन्यूज़ को एनहांस करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें।
तो और मेरे ख्याल से एक रियलाइजमेंट गवर्नमेंट की तरफ भी है। अगर आप इस साल का टैक्स रेवेन्यू देखें तो बड़ा एम्बिशियस था कि हमने 9,000 बिलियन से उसको 13,000 बिलियन पे ले गए और अगले साल हम 15,000 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो एक फैक्ट तो है कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज हुआ है। हाँ, अब जो हमें करना है वो ग्रोथ की तरफ जाना है। ये सारे टारगेट अचीव किए हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये पब्लिक के ऊपर बोझ आया, चाहे बिजली का बिल है, चाहे गैस का बिल है, चाहे हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, ये सब का सब पब्लिक ने सफ़र किया है और उससे हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज़ हुई है। अब हमें जो अगले साल गवर्नमेंट कह रही है जी हम 4% ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमें अब इन्वेस्टमेंट को ईज करना है, मज़ीद टैक्सेस को अवॉइड करना है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को अवॉइड करना है, ताकि अब हमारा जो इन्वेस्टर है उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और उसमें आप देखें तो पॉलिसी रेट भी कम हुआ है, सो डेफिनेटली अब स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है। तो ये अब हुकूमत को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। तो शुजात साहब, ये जो शराइत है IMF की, ये जो इतनी सख्त होती जा रही हैं, कैप्टिव पावर प्लांट पर पहले ही गैस लेवी आयद है, अब 23% का गैस की कीमत में IMF इजाफा चाहता है, बिजली की कीमत कहीं भी वो मार्जिन नहीं दे रहा हुकूमत को कि कम की जा सके। तो अब ये इस सूरत हाल में अभी हमने देखा कि फिर भी हुकूमत ने ये वादा कर लिया है कि जो पेट्रोल का ड्यू रिलीफ था वो हम बिजली की सूरत में दे देंगे। तो ये हुकूमत के पास अभी इतना इख्तियार मौजूद है IMF के इस प्रेशर में रहते हुए कि वो बिजली के टैरिफ को थोड़ा सा कम कर सके या एडजस्ट कर सके? देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हमने IMF के साथ कमिट की हैं। हमने जब ये प्रोग्राम 3 ईयर के लिए साइन किया था तो उस प्रोग्राम के अंदर जो कमिटमेंट थी कि हम अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को और इंटरनल फाइनेंसिंग को बेहतर करेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में तो अभी तक हम काफ़ी कामयाब हुए हैं। अगर आप पिछले 3-4 माह को देखें, जो हमारा ये फिस्कल ईयर चल रहा है, तो उसमें मोस्टली हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है, जो कि बहुत एक खुशाइन चीज़ है क्योंकि हमेशा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में था। जो हमें दूसरा चैलेंज आ रहा है वो फिस्कल डेफिसिट है। अब फिस्कल डेफिसिट में आपको पता है कि एक्सपेंडिचर साइड पे गवर्नमेंट के पास कोई बहुत बड़ा कुशन नहीं है, एक्सेप्ट ये कि अभी तक हम कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है, तो डेवलपमेंट बजट को हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। करंट बजट पे तो शायद हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कि हम उसको कम कर सकें। अब ये शराइत उनकी नहीं है, मेरे ख्याल से हमें खुद ये मैयर लेने होंगे, हमें ये खुद मैयर लेने होंगे कि हमने अपने रेवेन्यूज़ को, अपने एक्सपेंडिचर्स को स्ट्रीमलाइन करना है। अब बिजली पे आ जाए। बिजली में देखें जी, बात यह है कि IPPs में अगर आप पावर मिनिस्टर की बात देखें तो सिर्फ जो हमने IPPs के साथ रीनिगोशिएशन की है उसमें गवर्नमेंट को तकरीबन 1400 अरब रुपए की बचत हुई है, जो कि तकरीबन 400 अरब रुपए सालाना है। इसी तरह बिजली में अगर आप देखें तो तकरीबन 970 अरब की अभी भी बहुत सी सब्सिडीज है या लॉसेज है। अगर हम इन सब्सिडीज को, लॉसेज को कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल से कोई इसमें हर्ज नहीं कि हम बिजली के प्राइसेस को कम करें। इस वक्त तो IMF इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है कि जी हमारा सर्कुलर डेट है, हमारा पावर लॉसेज हैं। तो देखें, ये वो गवर्नेंस के मेजर्स हैं, हमें लेने हैं। हमें IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा केयरफुली देखना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, हमें वो एनर्जी के सोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं कि जहाँ से हम बिजली की कीमत को कम कर सकें, और उसके ऊपर हम फिर जो GST है या बहुत से जो टैक्सेस हैं इनको अगर हम कम करेंगे तो मेरे ख्याल से IMF बिल्कुल नहीं कहेगा कि जी बिजली की कीमत कम करें। अच्छा, तो आप शुजात साहब, ये जो आप सब्सिडी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम तो ये सुनते हैं कि ये सब्सिडी इसलिए दी गई है कि इसके बाद फिर ये टैरिफ कंट्रोल में, जैसे कराची की मिसाल लेते हैं कि यहाँ पर अगर हुकूमत की तरफ से कि इलेक्ट्रिक को सब्सिडी ना दी जाए तो शायद फ़ी यूनिट कीमत है वो 80 रुपये से भी ऊपर चली जाएगी, और ये 50 से 60 रुपये के दरमियान एक यूनिट इसलिए इस वक्त मैसर है कि उसमें वफाकी हुकूमत की सब्सिडी का बड़ा अमल दखल है। अगर ये सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएँ तो फिर तो टैरिफ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए सब्सिडीज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हमारे IPPs के साथ एग्रीमेंट है या हमारी जो इस वक्त प्रोडक्शन के हमने कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस है वो तकरीबन 44 to 45,000 मेगावाट है। अब हमारी गर्मियों में जो नीड है वो तकरीबन 23,000 मेगावाट है, सर्दियों में हमारी 9,000 से 10,000 मेगावाट है। तो आप सबसे पहले तो देखिए जो हम कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जो सब्सिडीज बहुत सी आप देखेंगे तो वो आपको मिलेंगी कि जो जिस तरह के इलेक्ट्रिक है दुनिया में कहीं पे भी
पावर सेक्टर को डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाए तो गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, आप मार्केट फोर्सेस पे चलते हैं कि मार्केट कंपीट करती है कि मुझे जहां से सस्ती बिजली मिलेगी मैं वहां से खरीदूंगा। तो देखें इस वक्त तो एक गवर्नमेंट सप्लायर है, उसके अलावा तो आपका सप्लायर नहीं है। तो इसको कंपैटिटिव बेसिस की तरफ लेके जाएं, जो व्हीलिंग के ऊपर एनालिसिस है कि अगर एक बिजनेसमैन है और उसको 4 जगहों से बिजली मिल रही है और जहां से वो सस्ती मिलती है वो वहां से ले, तो इससे हम इन IPPs के साथ फ्यूचर में रीनिगोशिएशन करेंगे, ये आपकी प्राइसेस को भी कम करेंगे और उससे अल्टीमेट आपकी बिजली सस्ती होगी। दूसरा देखें हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत से हम सब्सिडीज देते हैं या बहुत से और लोग को सब्सिडीज देते हैं, उन सब्सिडीज को भी हमें शायद फिनिश करने की जरूरत है। उसके बाद फिर जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि हमारा तकरीबन 570 बिलियन के इस वक्त पावर लॉसेज है। इस वक्त आपके जो मोस्टली रेवेन्यूज कलेक्शन है वो आपकी पंजाब से होती है, ना सिंध से होती है, ना बलूचिस्तान से होती है, ना साउथ KP से होती है। ये सब के सब लॉसेज को अगर हम कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से हम बहुत कंपेटिटिव बेसिस पे इसको लेके जाएंगे। सही। अच्छा साहब, अब ये हुकूमत का जो इस वक्त शुजात साहब फैसला है कि जो पेट्रोल का ड्यू रिलीफ था जो कि फौरी तौर पर हर एक आम शख्स तक पहुंचता, उससे आपको भी फ़ायदा होता, उससे मुझे भी फ़ायदा होता, हर एक शख्स को फौरी तौर पर फ़ायदा होता, वो रोककर अब ये उससे जो पैसे बचेंगे उससे बिजली सस्ती करके दी जाएगी। क्या फार्मूला होगा, कैसे अब वो हर एक शख्स तक ये फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, इससे हर एक मुस्तफ़ीद हो सकेगा या किसी स्पेसिफिक तबके को इससे फ़ायदा हो सकता है और वो किस हद तक होगा? देखें अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें, जब हम पहले स्ट्रक्चरल टेम्पोरेरी प्रोग्राम में थे 9 माह के लिए और अब हम IMF के साथ एक 3 साल की बाइंडिंग में आए हैं, तो हमने जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उन पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। जिस तरह आपने भी बताया था कि तकरीबन अगले साल भी हम तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रेवेन्यूज नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जिसमें हमारी इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ है, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं और फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ है। तो देखें ये सबसे ईजी होता है गवर्नमेंट के लिए कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसके ऊपर लेवी चार्जेस को बढ़ा दें या सीमेंट की बोरी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें। तो जो आपने शुरू में एक बताया कि इस साल जो हमारा टैक्स का हदफ है जो लग रहा है कि तकरीबन हम 700 से 800 अरब रुपया वो शार्ट होगा। अब जाहिर है गवर्नमेंट ने उसको कहीं ना कहीं से उस क्वेश्चन को पूरा करना है। तो ये जो 10 रुपये हैं पेट्रोल के ऊपर लेवी टैक्सेस जो मुझे फील हो रहा है कि गवर्नमेंट शायद यही चाह रही है कि ये चाहे वो बिजली की मद में उसको दे दें, क्योंकि इस वक्त देखें हमें जो चैलेंज आ रहा है कि जो पिछले 2-3-4 साल में पाकिस्तान में महंगाई हुई है उसने मिडिल क्लास की जो सेविंग कैपेसिटी है उसको डिप्लीट किया है। अब लोगों की ना सेविंग रही है ना इन्वेस्टमेंट रही है। तो आइडियली हमें बड़ा वार फुटिंग पे बिजली की प्राइसेस को कम करना होगा, हमें पेट्रोल की प्राइसेस को कम करना होगा और हमें एक वो इन्वायरमेंट देना होगा कि जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर ग्रोथ को मोमेंटम देगी। इस वक्त हम बगैर ग्रोथ अचीव किए, बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे बिजनेस कम्युनिटी को और हर्ट कर रही है। तो शुजात साहब, ये हमारी पेट्रोल प्राइस बढ़ना या कम होना इस बात का पैमाना समझा जाता है कि अब महंगाई में इजाफा होगा या कमी होगी, और अगर वो कीमतें मुस्तहकम रहती हैं तो फिर आम आदमी की सोच ये होती है कि अब महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, उसको यहीं ब्रेक लगा रहेगा। तो अब जब इसमें एक कमी नहीं हुई तो एक उम्मीद थी कि आलमी मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, तो शायद यहाँ कीमतों में भी कुछ कमी हो सके। अब उस कमी का फ़ायदा तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया है। एक आम आदमी की ज़िंदगी को मज़ीद इसका मतलब हालात को आप मुश्किल होते देख रहे हैं। बिजली की प्राइस कम होने से महंगाई तो नहीं कम होने वाली? मेरे ख्याल से चाहे बिजली की कीमत ले लें चाहे आप पेट्रोल की कीमत ले लें, ये बड़ी एक आम बंदे के साथ, इकोनॉमी के साथ, बिजनेस के साथ, इंडस्ट्री के साथ ये बड़ी लिंक्ड है और इससे कीमत बढ़ने से पेट्रोल की और बिजली की एक डायरेक्ट महंगाई होती है। तो जो मुझे फील हो रहा है कि गवर्नमेंट बिजली में एक खातर वो चाह रहे हैं कि जी के तकरीबन को 10 रुपये पर यूनिट उसमें कमी करेंगे, लेकिन एक रियलाइजेशन है क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगले साल एक 4% ग्रोथ अचीव करना चाह रही है तो फिर जो आलमी मंडी में अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो ये हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा कि हम पब्लिक को रिलीफ दें और हमें ये रिलीफ देना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें टैक्सेस की बजाय, रेवेन्यू की बजाय इस वक्त इकोनॉमिक मोमेंटम पे फोकस करना चाहिए।
सही। तो अब इसका मतलब जो अभी जो सूरत-ए-हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट भी अपनी जगह स्टैटिक रहा, पेट्रोल प्राइसेस भी अपनी जगह स्टैटिक रहीं, ये फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास रहते हुए भी ये सारे डिसीजंस लिए गए, तो ये इनकी वजूहात बुनियादी तौर पर क्या आपको समझ आती हैं? प्रेशर IMF का बहुत ज़्यादा रहा, रिव्यू क्योंकि रिव्यू चल रहा था, पूरा डेलीगेशन यहाँ पर था, तो उनके होते हुए कोई एक भी हमें अवामी मफाद का फैसला या अवाम के हक में कोई चीज़ जाती हुई नज़र नहीं आई, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने बड़े हार्ड कुछ कमिटमेंट है, यानी इस साल का अगर आप टैक्स रेवेन्यूज देखें वो बड़ा एम्बिशियस था। जो हमारी बाकी कमिटमेंट है उनके साथ के हमने करंट अकाउंट को, हमने प्राइमरी डेफिसिट को, इनको हमने ख़त्म करना है। ये सारे के सारे वो प्रेशर्स हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है। आप देखें, इस साल हमारा अगर 18 ट्रिलियन बजट है तो 10 ट्रिलियन हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है, तो पीछे गवर्नमेंट के पास सिर्फ 8 ट्रिलियन अमाउंट बचती है कि जिसे हमने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को या पेंशन को या डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। और फिर आप ये भी देखें कि इस साल भी हमने बहुत से दोस्त मालिक के साथ जो हमारे कर्ज थे उनको हमने रूलिंग आउट किया है। अगले साल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये रूलिंग आउट जहाँ पे हो भी रही है, तब भी देखें तो हमारा जो डोमेस्टिक डेट है और एक्सटर्नल डेट है वो बड़ा सीरियस लेवल पे चला गया है। अब उस सीरियस लेवल के साथ अगर ग्रोथ नहीं होगी, सो डेफिनेटली अगर ग्रोथ नहीं होगी तो लोग हर्ट होंगे, क्योंकि अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही और मैं टैक्सेस की भरमार हो रही है या महंगाई बढ़ रही है, तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम फिर वो सिर्फ रेवेन्यूज़ अचीव कर रहे हैं और वो अल्टीमेट हमारी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होगी। तो हमें ये फिस्कल स्पेस को इस तरीके से क्रिएट करना है कि फ्यूचर में हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, चाहे हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, चाहे हमारे लॉसेस हैं। और रेवेन्यूज़ की साइड पे अब हमें पब्लिक को, बिजनेस कम्युनिटी को वो रिलीफ देना है कि नए टैक्सेस को हमें ऐड नहीं करना। हाँ, टैक्स बेस को बढ़ा दे, वो एरियाज फोकस करें, जिस तरह होलसेल रिटेल है, आपके पास एग्रीकल्चर है जिसमें प्रोविंसेस ने अब लेजिस्लेशन कर दी है। तो उम्मीद है कि यहाँ से हमें कुछ टैक्सेस को कलेक्ट करना चाहिए, रादर दैन कि हम एग्जिस्टिंग टैक्सेस को और बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च बाइट से हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।